शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी की एक और कड़ी लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर आपके समक्ष हूँ। आज बात करते हैं खुशवंत सिंह जी के बारे में। खुशवंत सिंह साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेबाक और बिंदास लेखनी के लिए मशहूर रहे लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का काम फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों रूपों में शामिल है। उन्होंने मुख्य रूप से तो अंग्रेजी भाषा में ही लिखा, लेकिन उनकी कहानियों का हिंदी रूपांतरण भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि अंग्रेजी। उनकी पुस्तकों में ट्रेन टू पाकिस्तान सबसे मशहूर पुस्तक है जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। खुशवंत सिंह अपनी पेशेवर जिंदगी में एक पत्रकार भी थे और उतने ही मशहूर थे जितने कि वे एक लेखक के रूप में थे। कहा जाता है कि हर सप्ताह उनके कॉलम का पाठक बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन एक खास बात जो मुझे उनकी बहुत पसंद है वो ये है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने लिखना ही नहीं छोड़ा। खुशवंत सिंह 99 इयर्स की एज तक भी सुबह उठकर 4 बजे लिखना पसंद करते थे। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक औरत की तस्वीर लिखी गई खुशवंत सिंह जी के द्वारा। मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रियोंदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर इस पर विश्वास करना कठिन है। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले से कपड़े पहने थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे जिनकी एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। वे ऐसे दिखते थे जिनके सिर्फ बहुत से पोते पोतियां ही हों। जहां तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है तो ये सोचना ही घिनौना था। वे अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वे बचपन में खेला करती थी। उनकी ये बात उन्हें बहुत बेतुकी और अशोभनीय लगती थी और हम उन्हें भविष्य वक्ताओं की कहानियों की तरह मानते थे जो वे हमें सुनाया करती थी। वह हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर हर जगह से लेकर हर जगह तक झुर्रियां फैली हुई थी। नहीं, हमें यकीन था कि वे हमेशा वैसी ही थी जैसे हम उन्हें जानते थे। बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि वे और बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 साल तक एक ही उम्र में रही। मैं कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। वह बेदाग सफेद कपड़े पहने हुए घर में इधर उधर लंगड़ाती हुई चलती थी, एक हाथ कमर पर टिकाकर और दूसरा हाथ माला के मनकों को जपते हुए। उनके चांदी के बाल उनके पीले सिकड़े हुए चेहरे पर बिखरे हुए थे और उनके होंठ लगातार प्रार्थना में हिलते थे। हाँ, बहुत सुंदर थी। मैं पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह थी, शुद्ध सफेद शांति का विस्तार, शांति और संतोष की सांस ले रहा था। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता जब शहर में रहने चले गए तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया और हम हमेशा साथ रहे। वह मुझे सुबह जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। वह अपनी सुबह की प्रार्थना एक नीरस गीत में करती, जबकि वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, इस उम्मीद में कि मैं सुनूंगा, उसे दिल से याद करूंगा। मैंने उनकी आवाज़ सुनी क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लाती जिसे उन्होंने पहले ही धोकर पीले चाक से पोत दिया होता, एक छोटी मिट्टी की स्याही की बोतल और एक रीड पेन। उन सभी को एक बंडल में बांधकर मुझे दे देती। वह एक मोटी बासी रोटी के साथ उस पर थोड़ा मक्खन और चीनी लगाकर नाश्ता कराने के बाद हम स्कूल जाते थे। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां ले जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। जब बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना को एक साथ गाते थे तो मेरी दादी अंदर बैठकर शास्त्र पढ़ती थी। जब हम दोनों पढ़ाई खत्म कर लेते तो हम साथ साथ वापस चले जाते।
इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते और हम जो रोटियां फेंकते थे उनके लिए एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते थे। जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुलाया। ये हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं मोटर बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। सड़कों पर कुत्ते नहीं थे और वह हमारे शहर के घर के आंगन में गौरैया को खाना खिलाती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते गए। कुछ समय तक वह मुझे जगाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। मैं उसे अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा, आर्किमिडीज के सिद्धांत, दुनिया के गोल आदि होने की छोटी छोटी बातें बताता। इससे वह दुखी हो जाती। वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर विश्वास नहीं करती थी और इस बात से दुखी थी कि वहां ईश्वर और शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है। वे बहुत परेशान हो गईं। उनके लिए संगीत अश्लील था। वह वेश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार था और सज्जनों के लिए नहीं था। उसके बाद शायद ही वे मुझसे कभी बात करते। जब मैं विश्वविद्यालय गया तो मुझे अपना एक कमरा दे दिया गया। दोस्ती की साझा कड़ी टूट गई। मेरी दादी ने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया। वह शायद ही कभी किसी से बात करने के लिए अपना चरखा छोड़ती थी। सूर्य उगने से सूर्य अस्त होने तक वह अपने चरखे के पास बैठकर कताई करती थी और प्रार्थना करती थी। केवल दोपहर में वह गौरैया को दाना खिलाने के लिए थोड़ी देर आराम करती थी। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटे पक्षी उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और चहचहाहट का शोर मचाते थे। कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाते थे और कुछ उनके कंधों पर, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। मैं मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। ये उनके दिन के लिए एक सबसे खुशी भरा आधा घंटा होता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी। मैं 5 साल के लिए विदेश जाऊंगा और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं बता सकता था, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। वह भावुक भी नहीं थी। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने ना तो बात की और ना ही कोई भावना दिखाई। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां माला के मनकों को जपने में व्यस्त थी। उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहां से चला गया तो मैंने उस नम निशान को संजो कर रखा। शायद हमारे बीच शारीरिक संपर्क का ये आखिरी संकेत था, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद मैं घर वापस आया और स्टेशन पर उनसे मिला। वह एक दिन भी बड़ी नहीं दिख रही थी। उनके पास अभी भी बोलने का समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो मैंने उनकी प्रार्थना पढ़ते हुए उनको सुना। मेरे आने के पहले दिन भी उनके सबसे खुशनुमा पल उनकी गौरैया के साथ ही थे, जिन्हें वह लंबे समय तक खिलाती थी और बेमतलब डांटती थी। शाम को उनमें एक बदलाव आया। वे प्रार्थना नहीं करती थी। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वह जीर्ण शीर्ण ढोल की ढीली खाल को पीटती रहीं और योद्धाओं की घर वापसी के बारे में गाती रहीं। हमें उसे बहुत तनाव से बचने के लिए मनाना पड़ा। जब से मैं उन्हें जानता था तब से ये पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वे बीमार हो गई। उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी दादी ने अलग तरह से सोचा। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट था। उन्होंने कहा कि चूंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समापन से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, इसलिए वह हमसे बात करके और समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया। मैं शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती रही और माला जपती रही। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर गई।
उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन फैल गया और हम समझ गए कि अब वह मर चुकी हैं। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसे कि प्रथा है उन्हें जमीन पर लेटा दिया और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के शोक के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक कच्चे स्ट्रेचर के साथ उनके कमरे में गए ताकि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकें। सूरज ढल रहा था और उसने उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया था। हम आधे रास्ते में ही आंगन में रुक गए। बरामदे से लेकर उनके कमरे तक, जहां तक लाल कफन में लिपटी हुई मृत और अकड़ कर लेटी थीं, हजारों गौरैया फर्श पर बिखरी हुई पड़ी थी। कोई चहचहाट नहीं थी। हमें पक्षियों पर तरस आया और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जिस तरह मेरी दादी करती थी और उन्हें फेंक दिया। गौरैया ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की अर्थी को उठाकर बाहर ले गए तब वह चुपचाप उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे सफाई कर्मी ने रोटी के वे टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। खुशवंत सिंह की कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। पूरी कहानी में उनकी दादी की जीवन को ही प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने बचपन में सुनी थी। इस कहानी में लेखक ने दादी के साथ उनके जीवन के हर पहलू पर चर्चा की है। उनकी दैनिक गतिविधियों को बारीकी से बताया है। अपनी दादी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए उन्होंने वास्तविक रूप के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका भावनात्मक लगाव भी दर्शाया है। इस कहानी में दादी और पोते के बीच के रिश्ते को खूब खूबसूरती से पेश किया गया। तो चलिए मित्रों, अब समय हो गया है हमारी और आपकी मुलाकात को अंत करने का। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आगे भी आपके लिए मैं ऐसे ही रोचक और मनोरंजक भावनात्मक कहानियां प्रस्तुत करती रहूंगी।